हेलो डियर एस्पिरेंट्स। डेली करंट अफेयर्स यूथ पावर एकेडमी आपके लिए लेके आते हैं। और आप हमें चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर हमसे कनेक्ट होइए। आपके लिए जो मैगजीन्स हैं इनके अलावा डेली शॉर्ट्स भी आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको देख के आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्या रेलिवेंट है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मंथली मैगजीन्स हैं हमारी हमारी फटाफट सीरीज है। तो आप हमसे जुड़िए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे आपको सारा पीडीएफ मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए, आज है 8 जुलाई और आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक, जैसे कि हमें पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये इंडोनेशिया के विजिट पे अभी गए हैं। इंडोनेशिया के बाद ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। 3 देशों की यात्रा पे ये हैं। तो अभी जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं इन्होंने अनाउंस किया है कि एक नया चैप्टर जो है वो शुरू होगा इंडिया का जो एजुकेशन हिस्ट्री है। और इसमें अप्रूवल किया गया है आईआईएम बैंगलोर, ये एक अपना ओवरसीज कैंपस एस्टेब्लिश करेगा इंडोनेशिया में। तो ये एक काफी सिग्निफिकेंट प्रपोजल है जिसको कि अभी इस विजिट के दौरान में जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने कहा दिया है। और कहा है कि इससे जो हमारे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ये ग्लोबलाइज होंगे और इंडिया का जो रिच नॉलेज है, जो रिच ट्रेडिशन है, इसको जो है ये अदर कंट्रीज को भी इसका बेनिफिट मिलेगा और हमारा जो एक एकेडमिक इन्फ्लुएंस है वो इंटरनेशनली जो है वो बढ़ेगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये 21 बिजनेस स्कूल्स हैं अक्रॉस द कंट्री और इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश ने किया है। और ये प्रोवाइड करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरल और एग्जीक्यूटिव एजुकेशन जो मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें। तो जैसे कि हमें पता है जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, वो इनकरेज करती है कि जो इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो अदर कंट्रीज में स्टैब्लिश हो सके। साथ ही साथ जो बाहर के कंट्रीज हैं वहाँ की भी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिश हो सके। और अभी 1 मंथ पहले न्यूज आई थी कि काफी सारे कैंपस जो है वो गिफ्ट सिटी है गुजरात में, वहां पे बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, इनका भी अभी जो डील है वो फाइनलाइज हो गई है। तो आगे आने वाले टाइम में एक पूरा ग्लोबलाइजेशन टाइप का इसको करने का कोशिश किया जा रहा है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उन्हें अगर एजुकेशन पानी हो तो बाहर ना जाके जो कैंपसेस हैं वो यहीं पे जो है वो अपना एजुकेशन उनको मिल सके। साथ ही साथ जो बाहर के जो बच्चे हैं, जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईआईएम है, आईआईटीज हैं, तो इन्हें भी अगर हम बाहर स्टैब्लिश करते हैं तो उससे भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये याद रखिएगा कि कौन सी कंट्री में अभी ये आईआईएम बैंगलोर का कैंपस स्टैब्लिश होने जा रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, इन्होंने एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट रिलीज किया है ऑन द यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। और ये एकेडमिक ईयर 2025-26 का है। इसको जो है वो रिलीज किया गया कल। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जितने भी लेवल्स हैं एजुकेशन के, जो प्रेपरेटरी लेवल है, हायर लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, सब में जो स्टूडेंट्स का जो ड्रॉप आउट है वो कम हो रहा है। मतलब ड्रॉप ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे क्लासेस 3 to 5 जो ड्रॉप आउट रेट है ये कम हुआ है फॉर 2024-25 और ये 2.3% रहा। और 2.3% था ये 2004-5 में, जो कि कम होके 25-26 में 1.8% हो गया है। इसके अलावा जैसे कि सेकेंडरी एजुकेशन की बात है तो 9 क्लास से 12 तक का जो ड्रॉप आउट है उसमें भी कमी आई है। और ये 8.2% से 7% हो गया है ओवर द सेम पीरियड। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री है उसने कहा है कि कंसिस्टेंट डिक्रीज देखने को मिल रहा है। स्कूल्स आर बिकमिंग मोर सपोर्टिव और जो स्टूडेंट्स की नीड है उनको ध्यान में रख के जो है ये एक एनवायरमेंट जो है वो बना रहे हैं। वुमेन के बारे में बताया गया कि जो मेजोरिटी ऑफ नेशन का जो टीचिंग फोर्स है वो वुमेन है, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा टीचिंग में हैं। और 54.9% जो टोटल टीचर्स हैं इसमें आपकी फीमेल्स हैं।
और अगर हम ये डेटा को एनालाइज करें 2024 और 25 के कंपेयर करें तो बढ़ा है इसमें। और तो ये एक पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और जेंडर बैलेंस है एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स है इसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है और ये 48.4% रहा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो 48.3% था। मिडिल लेवल पे जो रिटेंशन है ये बढ़ा है 83.7% तक हुआ है। और सेकेंडरी लेवल रिटेंशन ये भी इंक्रीज हुआ है 51.9%। ग्रॉस एनरोलमेंट लेवल रेशियो ये इंक्रीज हुआ है 68.5% से बढ़ के 71.5% हुआ है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो इंडिया है ये इंक्रीज हुआ है 8.3% हुआ है, बढ़ा है कंपेयर टू 2022-23। और एक स्ट्रैटेजिक रैशनलाइजेशन मिल रहा है टीचर के प्लेसमेंट में इसकी वजह से, जैसे कि 3% रिडक्शन देखने को मिला है जो ऐसे स्कूल जहाँ पे सिर्फ सिंगल टीचर थे, मतलब एक ही टीचर पूरे स्कूल को रन करा रहा था, तो इसमें भी कमी आई है। इसके अलावा ऐसे स्कूल जहाँ पे जीरो एनरोलमेंट है, जहाँ पे कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा था, तो उनमें भी ड्रॉप हुआ है, 29% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। और यूडीआई एसई सिस्टम ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसने ये इसको लॉन्च करती है। पुराना हमारा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम था एजुकेशन के लिए, इसको इसने रिप्लेस किया। और ये जो सिस्टम है ये पूरा कवर करता है कि कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा एनरोलमेंट है, टीचर्स कैसे हैं, एजुकेशन का आउटकम क्या है। तो ये एक एम्फेसिस देता है कि कैसे हमें एजुकेशन को और बेहतर करना है। ड्रॉप आउट्स कम, मतलब जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं कि कुछ क्लासेस तक एजुकेशन लिया उसके बाद छोड़ दिया, ये हमें खत्म करना है। एक प्रॉपर जो है वो एजुकेशन होना चाहिए एक सर्टेन लेवल तक, उसको इम्प्रूव करना है। रिटेंशन को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ जो डिजिटल न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे वर्क हो रहा है कि कैसे जो है वो डिजिटली कनेक्ट किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं भी कहीं से भी इजीली जो है वो पढ़ सकें। और जैसे कि मैंने बताया कि टीचर्स जो है वुमेन का नंबर ज्यादा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड है। ये दिखाता है कि एक बैलेंस जो है वो बन रहा है, जो सोशल ट्रेंड्स हैं। अब जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे जो गर्ल्स एजुकेशन है वो और बेहतर होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। साथ ही साथ डिजिटल इंडिया कैंपेन है और इसका जो एम है वो यही है कि कैसे जो है वो जो डिजिटल डिवाइड है एजुकेशन में उसको फुलफिल किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। और इसके लिए पीएम ई विद्या प्रोग्राम है, इसके थ्रू जो है वो एजुकेशन को और ज्यादा से ज्यादा बेटर करने की कोशिश जो है वो किया जा रहा है। तो ये जो डेटा है ये एग्जाम में जो है वो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट न्यूज है, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे सीपी राधाकृष्णन, इन्हें एक ब्रीफिंग दिया गया अबाउट मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, कपास क्रांति। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उन्होंने इन्हें जो है बताया मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी या कपास क्रांति ये क्या है। इसके 3 की कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि फोकस किया जाता है कि कैसे कॉटन की प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए, उस पे रिसर्च किया जाए, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। साथ ही साथ जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको और बेहतर किया जा सके ताकि जो लोग हैं उसका उसको फार्मर्स को उसका बेनिफिट जो है वो मिल सके। इसी के का जो सेकंड हमारा जो टारगेट है वो ये है इस मिशन के थ्रू कि इसका एम है कि एक ये कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ सुपीरियर क्वालिटी जो कॉटन है इसको प्रमोट करता है। और एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन सर्टिफिकेशन एंड लेवरेजिंग द किसान कपास ऐप। इसके थ्रू जो है वो इसको और बेहतर किया जा रहा है, इनोवेशन को इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि जो न्यू एज नेचुरल फाइबर्स हैं उनको एक्टिवली अडॉप्ट किया जा सके, उनको प्रमोट किया जा सके। और ये काफी क्रिटिकल है जिससे क्या होगा कि हमारा जो डिमांड है कॉटन का इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में, जो हमारा हाई क्वालिटी कॉटन है ये इंक्रीज होगा। और इससे जो इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो उसके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। कॉटन की बात करें तो ये एक वाइटल एग्रीकल्चरल कमोडिटी है। ये एक प्राइमरी कैश क्रॉप के तरह से सर्व करता है। बहुत सारे जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी जो लाइवलीहुड है, जो आजीविका है वो
कॉटन बेस्ड है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो है वो हम कॉटन प्रोवाइड करते हैं। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है कॉटन का। तो कैसे इस मार्केट को भी हम कैप्चर कर सके, कैसे ग्लोबली जो है हमारा जो कॉटन है उसको हम एक रिकॉग्निशन दिला सके, तो इन सारी चीजों को लेके जो है ये मिशन है। और इसका एम यही है कि जो हमारे कॉटन है उसको और बेहतर जो है वो करना और उनका डिमांड इंक्रीज करना, जिससे कि जो फार्मर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहे। तो ये है आपका, तो जैसे कस्तूरी कॉटन है, ये क्या है, या मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी क्या है, इसके बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कामराजर पोर्ट है। इसने भी एक सक्सेसफुल इसने कंप्लीशन किया है कैपिटल ड्रेजिंग फेज 6 प्रोजेक्ट का। और इसके थ्रू ये एक डीप वाटर पोर्ट जो है वो बना है, और ये बड़े साइज के जो वेसल्स होते हैं अब उनको हैंडल करेगा। तो इसका जो ऑपरेशनल ड्राफ्ट है, मतलब इसकी जो गहराई है वो लगभग 18 मीटर्स के लगभग हो गई है, तो जो बड़े वेसल्स हैं वो आसानी से यहाँ से आ जा सकेंगे। और कामराजर पोर्ट ये सेकंड मेजर पोर्ट है इंडिया में आफ्टर विशाखापट्टनम पोर्ट, जिसका जो है वो 18 मीटर का जो है वो डेप्थ जो है वो हो गया है, तो यहाँ से बड़े बड़े वेसल्स आ जा सकेंगे। और ये जो पोर्ट है हमारा चेन्नई से, मतलब ये कुछ किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, ये कोरोमंडल कोस्ट पे तमिलनाडु में। और ये काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहले एन्नोर इसको जो है वो कहा जाता था पोर्ट। और अभी चूंकि इसका नाम भी चेंज किया गया है, और इसका जो डेप्थ है, मतलब ये यहाँ से जो है वो जो बड़ी जो वेसल्स हैं वो जा आ सकती हैं। और ये सेकंड ऐसा पोर्ट इंडिया का बन चुका है। तो इंडिया जो गवर्नमेंट का जो एम है, एक जो विजन है कि इंडिया के जो पोर्ट्स हैं उनको वर्ल्ड लेवल का बनाना और बेहतर करना चीजों को, तो इसके लिए ये एक काफी जो है वो सक्सेसफुल ये अचीवमेंट हमारा रहा है। और ये जो माइलस्टोन है ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक मॉडर्न फ्यूचर रेडी मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंडिया बना रही है, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो बिग जो वेसल्स हैं ये आ जा सकेंगी। बेसिकली ये जो पोर्ट है ये कोयला और मतलब कोल, इन सब चीजों को जो है वो इनका हैंडलिंग करने का काम करता है। लिक्विड बल्क जो मटेरियल्स होते हैं, इंसिनरेटेड जो कार्गो होता है वो उनके थ्रू जो है वो आता जाता है। ये जो फेज है जब सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे जो हमारी कैपेसिटी है वो काफी इनहेंस करेगी, जो हमारी कार्गो हैंडलिंग इफिशिएंसी है वो बढ़ेगी, जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसमें कमी आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। और हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो एक इसके लिए ये एक क्रिटिकल गेटवे के तौर पे जो है वो काम करेगा। तो जो पोर्ट है इसका नेम और इसका जो लोकेशन है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया का जो इमर्जिंग टॉय इंडस्ट्री है, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है इसमें काफी जो है वो न्यू टॉयज टाइप्स का मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट और इनोवेशन ये बढ़ा है। और ये काफी फेवरेबल है। जो कंज्यूमर्स के प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, और उसमें जो ग्लोबल डिमांड है उसको मेंटेन करने के लिए सेफ, सस्टेनेबल और एजुकेशनल टॉयज जो है वो ये काफी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक न्यू अपॉर्चुनिटीज जो हैं ये क्रिएट कर रहे हैं फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, जो हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हमारे आर्टिसंस हैं उनके लिए। और अगर हम टॉय मेकिंग ट्रेडिशन की बात करें इंडिया में, तो काफी रिच हिस्ट्री है इसका। अबाउट 5000 ईयर्स बैक हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, वहां से क्ले कार्ड्स का जो है वो रिपोर्ट है, वहां पे से हमें मिलते हैं। तो क्ले कार्ड से लेके आज जो है वो हम मॉडर्न एजुकेशन और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज जो है वो बना रहे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो यहाँ की जो फाइंडिंग्स हैं आर्कियोलॉजिकल, इसमें पता चलता है कि उस टाइम पे भी जो टॉय क्राफ्टमैनशिप था वो काफी था उस टाइम पे। हैंड क्राफ्टेड वुडन फिगर्स मिले हैं, डॉल्स मिली हैं, जो कि एपिक जो है हमारे रामायण महाभारत उस टाइम के भी हैं। और इनसे इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उससे जो है वो जो बच्चे हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो इसमें काफी बूस्ट मिला है, काफी एक्सपेंशन हुआ है, ई कॉमर्स काफी बढ़ा है, और एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, मार्केट रीच बढ़ा है। जो एक्सपोर्ट ऑफ टॉयज है इसमें काफी ग्रोथ देखने को मिला है। और इसमें जैसे कई सारी कैटेगरीज होती हैं, तो HSN जैसे 9503, 9504, 9505, इनमें काफी इंक्रीज देखने को मिला है।
2025-26 में, और इसमें वन ये भी पहुंच के लगभग 151.9% का इंक्रीज देखने को इसमें मिला है। और एक्सपोर्ट ऑफ वीडियो गेम्स जो है इनका ये ट्रिपल हुए हैं। फेस्टिवल से रिलेटेड जो एंटरटेनमेंट आर्टिकल्स हैं इनमें भी काफी इंक्रीज देखने को मिला है। इंपोर्ट की बात करें तो हमारे जो एजुकेशनल टॉयज हैं, जो ट्रेडिशनल टॉयज हैं, इनका इंपोर्ट में डिक्लाइन हुआ है 66%। तो ये दर्शाता है कि हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी बेहतर हुआ है। और चूंकि एक एम है कि मेकिंग इंडिया प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा जो है वो बढ़ावा दिया जाए, जिससे हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो। तो उसमें उसमें ये एक काफी जो है वो बेहतर तरीके से ये सेक्टर वर्क कर रहा है। और गवर्नमेंट की इनिशिएटिव भी रही है नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज 2020। इसमें कैसे जो इंडियन वैल्यूज हैं उनको कैसे जो है वो प्रमोट किया जाए टॉय डिजाइनिंग में, उसका कैसे एजुकेशनल यूज किया जाए, कैसे जो पुअर क्वालिटी के जो इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और इसके लिए जो है वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स भी है टॉय का। तो ये सारी चीजें मिलजुल के वर्क कर रही हैं, इसमें हम काफी बेहतर काम जो है वो कर रहे हैं। द ई टॉयज लैब है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इनका इनिशिएटिव है मानक मंथन। ये सपोर्ट करता है कि कैसे जो टॉयज है इंडिजिनसली डेवलप हों और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाए, उनको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग प्रिजर्व, ये जो लोकल जो क्राफ्ट है उसको प्रमोट करता है और उसको प्रिजर्व करने का काम करता है। जीएसटी में रिडक्शन किया गया है टॉयज में, तो 12% से कम करके इनको 5% बनाया कर दिया गया है। तो ये ज्यादा अफोर्डेबल हुए हैं। और एमएसएमईज को भी जो है ये सेक्टर जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर गिरीश भारद्वाज, इन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनका डेथ हुआ। और ये काफी रिनाउंड जो है वो पर्सन थे। और इन्होंने लगभग 140 हैंगिंग फूड ब्रिजेस इंडिया में जो बनी है उनके कंस्ट्रक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्हें 2017 में पद्मश्री मिला था। इनका एक नेशनल रिकॉग्निशन था। इनको लोग ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। इनके कंट्रीब्यूशन को लेके इनको जो है वो पद्मश्री मिला था। इनका कल डेथ हो गया है। तो आप जैसे ब्रिज मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कभी कभी जैसे जो पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स हैं या जो छोटे एग्जाम्स हैं उनमें इस तरह से चीजें पूछ जाती हैं। तो गिरीश भारद्वाज इनका कल निधन हो गया। फिर सिक्किम में जो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग, इन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया मिशन मिलियन ओक ट्रीज बाय 2047। और ये स्टेट गवर्नमेंट का एक इकोलॉजिकल रीस्टोरेशन इनिशिएटिव है। और इसका एम है कि कैसे जो हिमालयन ओक फॉरेस्ट है इनको रिजुनवेट किया जाए। और एक इनका गोल है कि इससे क्या होगा कि जो वाटर सिक्योरिटी है वो इंक्रीज करेगा, बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी, क्लाइमेट रिजिलियंस जो है वो स्ट्रेंथन होगा। तो इसी के लिए जो है ये इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। तो जैसे प्रोग्राम का नाम पूछ दे कि मिशन मिलियन ओक ट्रीज, ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो इस तरह से जो है वो पूछा जा सकता है। और इसके अलावा इसी मौके पे यहाँ पे सिक्किम फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका भी इनॉग्रेशन किया गया। तो ये आप जैसे कि जो ये जो इनिशिएटिव है ये आप जाने रहो, क्योंकि जैसे कभी कभी एग्जाम्स में स्टेट का नाम और इनिशिएटिव का नाम ये सब चीजें जो है वो पूछ दी जाती हैं। और चूंकि ये इकोलॉजिकल कंजर्वेशन से रिलेटेड है तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी इंडोनेशिया के विजिट पे हैं, तो यहाँ पे इन्हें इंडोनेशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर बेंतांग अधिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया ये दिया गया। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्राबोवो सुबियांतो, इन्होंने जो है वो एक सेरेमनी हुई जो कि इस्ताना मर्दे का ये प्रेसिडेंशियल पैलेस है जकार्ता में, वहां पे पीएम मोदी ने ये जो है वो रिसीव किया। और दोनों कंट ये काफी एक प्रेस्टिजियस ऑनर है जो कि दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडिया इंडोनेशिया का जो पार्टनरशिप है उस पे उन्होंने काफी वर्क किया है। हिस्टोरिक फ्रेंडशिप है दोनों कंट्रीज के बीच बीच में, इसको बढ़ाने के लिए काफी सारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो लगाए गए हैं।
तो ये आप जो कई बार जो इनके कई सारे ऑनर्स मिलते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, तो ऑनर का नेम या वो किस कंट्री ने दिया है, ये इस तरह से रिलेट करके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। फिर ड्यूरिंग द विजिट इन्होंने पार्लियामेंट है, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट है जकार्ता में, वहां पे एड्रेस किया सेशन को। और ये पहला टाइम है जब किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इंडोनेशिया की पार्लियामेंट को एड्रेस किया है। और इस एड्रेस में इन्होंने एक पैरेलल बताया, जैसे कि हमारा विकसित भारत 2047 का एम है, सिमिलरली इंडोनेशिया का गोल्डन इंडोनेशिया 2045 है या इंडोनेशिया एमास 2025 है। तो इन्होंने कहा कि दोनों एक पैरेलल है, और कहा कि कैसे कोलैबोरेशन को बढ़ाकर जो दोनों नेशंस हैं डिफरेंट सेक्टर्स में वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, जिसमें फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, कनेक्टिविटी है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस पे बेहतर तरीके से दोनों कंट्रीज जो है वो काम कर सकती हैं। इंडोनेशिया एक आर्किपेलागो, कई सारे आइलैंड्स हैं इसमें, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। ये फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री है और G20 का मेंबर भी है। और इनका भी 100 एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये 2025 में जो है वो सेलिब्रेट होगा। तो दोनों ये चीजें जो है, दोनों ये जो न्यूज है इसको भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि पीसेस वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इनको पूछा जा सकता है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन्होंने अनाउंस किया है कि ये नेशनल जूट बोर्ड ने सक्सेसफुली डेवलप किया है जूट विस्कोस ब्लेंडेड अपैरल। मतलब ये एक ऐसा कपड़ा होगा जो जूट और विस्कोस से जो है वो बनाया गया है। ये एक इनोवेटिव फैब्रिक है, इसको यूज किया जाएगा टू प्रमोट सस्टेनेबल टेक्सटाइल विद इन इंडस्ट्री। और इससे क्या होगा कि चूंकि इसको जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में इसको यूज किया जाएगा, तो ये एक एफर्ट है कि जो इंडिया की जो कैपेबिलिटीज है इनको बेहतर करना, नेचुरल फाइबर्स के जो फील्ड है इसमें इनोवेशन को और बेहतर करना। माना जा रहा है कि ये 100% जो है वो बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक होता है। तो इससे सस्टेनेबल और इनोवेटिव सॉल्यूशंस को जो है वो डेवलप किया जा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जूट काफी इंपॉर्टेंट है और जूट के बारे में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, ये क्या होता है। जूट एक नेचुरल फाइबर होता है जिससे कि कॉर्कोरस प्लांट से ये मिलता है। जूट प्राइमरली इंडिया और बांग्लादेश में इसको ग्रोन किया जाता है। ये अपनी स्ट्रेंथ, बायोडिग्रेडेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए इसका काफी यूज किया जाता है, पैकेजिंग में, टेक्सटाइल्स में, हैंडीक्राफ्ट्स में। विस्कोस या इसको रेयॉन भी कहते हैं, ये एक सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि रीजनरेटेड सेलुलोज से बनता है। और ये बेसिकली वुड पल्प से इसको बनाया जाता है। और ये इसका टेक्सचर काफी सॉफ्ट होता है, ब्रीदेबल होता है, और ये एक ऑप्शन के तौर पे काम करता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सिल्क और कॉटन। और जो ब्लेंडिंग की गई है इससे जो जूट की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है वो बढ़ गई है। और ये एक कंफर्ट एस्थेटिक इसका अपील भी रहेगा। और ये इको फ्रेंडली टेक्सटाइल है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट अब प्रमोट करेगी कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले। तो ये इनका डिसीजन रहा है, और इसके लिए फिर इन्होंने ये जो है वो सेशन किया। और इसमें जो आगे आने वाला गेम रहेगा कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें जो एथलीट्स हैं वो इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, मिजोरम का जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, इसको ऑफिशियल डेजिग्नेशन मिला है एज इंडियाज 21st डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी अंडर द बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। और ये नोटिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे ये एक स्टेप लिया गया है। माना जा रहा है कि ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, इससे जो बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो बेहतर होगा। और डिजिग्नेटेड रिपोजिटरीज ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। जो ऑथेंटिकेटेड बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स होते हैं उनका साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो है वो यूज किया जाता है, और इनको कंजर्वेशन का काम जो है वो किया जाता है। तो ये जो मिजोरम का म्यूजियम है, यहाँ पे एक स्पेसिफिकली जो है वो इसको टास्क किया गया है कि ये जो स्पेसिमेंट्स हैं जो है उनको कलेक्ट करें, डिफरेंट जो आपके पेड़ पौधे हैं, फ्लोरा है उनको, जिसमें कि अ, जैसे प्लांट की कई सारी वैरायटीज हैं, इसमें फंजाई है, टेडोफाइट्स होते हैं, तो इनको ये प्रिजर्व करेंगे। और इसके अलावा कुछ एनिमल स्पीशीज हैं जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, इनको भी जो है ये स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट करने का काम करेंगे। तो ये जो हमारा एक बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का जो एक कमिटमेंट है इसको ये और स्ट्रेंथन करेगा।
और ये मिजोरम का जो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है ये 2022 में बना था अंडर मिजोरम यूनिवर्सिटी। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और जैसे बायोडायवर्सिटी एक्ट के बारे में कई बार पूछा जा चुका है, ये क्या है? जैसे बायोडायवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 में आया था, और ये एड्रेस करता है इंडिया का जो ऑब्लिगेशन है अंडर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया एक बायोलॉजिकली डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं। और इंडिया ने समिट हुई थी 1992 में, रियो अर्थ समिट, तो उसको जो है वो इंडिया ने साइन भी किया था। तो हमारा ये फोकस है कि कैसे जो हमारे डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, इनको प्रिजर्व किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि सस्टेनेबल तरीके से आगे एनवायरनमेंट जो है वो वर्क अपना कर सके। इंडिया में काफी सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। इंडिया में एक ऐसी बहुत सारी ऐसी जो है वो स्पीशीज हैं जो कि एंडेमिक है यहीं पे। तो जरूरी है कि इनका एक कंजर्वेशन का एफर्ट इसके लिए लगाया जाए। तो ये सारी चीजें इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगी। और जो बायोडायवर्सिटी एक्ट है, इसका जो टाइम है कि क्या था, ये अक्सर पूछा जा गया है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो ये आप इसको याद रखिए। फिर बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है गैलेक्सी आई। इन्होंने अपना कांटेक्ट जो है इनका लॉस्ट हो चुका है मिशन दृष्टि से। मिशन दृष्टि अ, ये लॉन्च हुआ था 3 मई 2026 को फैल्कन 9 रॉकेट से बाय स्पेसएक्स, और ये कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग से जो है ये इसको लॉन्च किया गया था। इससे जो कांटेक्ट है वो अभी नहीं रह गया है। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑप्टो एसएआर सैटेलाइट है। और ये इसमें जो है वो एनॉमली देखने को मिला है, एक जियो मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म की वजह से माना जा रहा है कि ऐसा हुआ है, और इसका अनाउंसमेंट जो है वो कंपनी ने किया। मिशन दृष्टि ये 2026 मई में लॉन्च हुआ था। ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली डेवलप्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ये अपने फाइनल स्टेज में लॉन्च एंड एंट्री ऑर्बिट फेज में था। तो यहाँ पे ये इसमें जो है वो एनॉमली देखने को मिली है। और इनिशियल जो कॉजेस माना जा रहा है, इसमें माना जा रहा है कि रेडिएशन के इफेक्ट की वजह से जो है ये ऐसा हुआ है। फिर फर्दर इसमें और भी जो है वो चीजें पता चलेंगी कि कैसे क्या हुआ है। जैसे मिशन दृष्टि पूछा जा सकता है कि ये क्या कब लॉन्च हुआ था, तो ये है। और जैसे कि इसमें अगर आप देखिए बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स, तो सोलर स्टॉर्म्स अक्सर जैसे कि क्या होते हैं ये भी पूछा जाता है। तो जो जियो मैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म्स हैं, ये कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से बनते हैं, या जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं इनमें इनका हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, मैग्नेटिक जो है वो फील्ड होती है इसकी काफी स्ट्रांग। तो इसकी वजह से जो है वो ये डैमेज जो है वो हो जाता है। जो सैटेलाइट्स हमारे हैं जो हैं, ये इनके लिए जो है काफी सेंसिटिव होते हैं। और तो गैलेक्सी आई ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है। और ये 2020 में जो है ये बना था। तो अभी इसरो तो हमारा एक नेशनल है ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो काफी वर्क कर रही हैं कि कैसे सैटेलाइट को जो है वो, और जो हमारा एक स्पेस सेक्टर है उसको और बेहतर करने के लिए इंडिया में प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये अगर ये एक तरह से एक सेटबैक है, क्योंकि जो हमारा ये सैटेलाइट है इससे जो है वो कांटेक्ट खत्म हो गया है। तो अब फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी तो पता चल पाएगा कि और क्या कॉजेज जो है वो हो सकते हैं। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और चैनल पे आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए, जुड़िए हमसे, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमेशा वीडियोस जो है वो मिलते रहें। और फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।